सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास होगी जो हमारी वो पहली मैराथन क्लास होगी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है ना। इससे पहले भी दोस्तों आपको तकरीबन 2.5 या 3 घंटे की एक मैराथन क्लास दे दी गई है, लेकिन अब इस क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न सीखेंगे वो सारे प्रश्न आपके बुक के होंगे और एक पब्लिकेशन के कोई एक पब्लिकेशन से सारे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ये जितने पब्लिकेशन चलते हैं उन सभी पब्लिकेशन से 2-2, 3-3 प्रश्नों को उठाया गया है, ठीक है ना। यानी कि सभी पब्लिकेशन इंक्लूड होंगे अब की सारी क्लासों में, मैराथन क्लासों में। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। बहुविकल्पी प्रश्न मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, वो आप खुद से कर पाओगे। मैं सीधे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़े से लेंथी होंगे और जिनको लगाने में आपको दिक्कत होती होगी। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया। 3 कंडीशन दी गई हैं। 2 सिक्कों को 400 बार उछालने पर देखा गया कि जो चित है 2 बार चित आता है 90 बार, 2 बार चित आया 90 बार और 1 बार चित आया 210 बार, कोई भी चित नहीं आया 100 बार। प्रत्येक क्रिया यानी पूरी क्रिया की अलग अलग प्रतिशत बताओ। इन पूरी गणना की आपको अलग अलग प्रतिशत बताना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगा पाओगे, आपका अप्रोच क्या होगा, आप जल्दी से बताओ, ठीक है ना। आप जल्दी से इसका आंसर बता सकते हो कि 2 सिक्कों को हम कितने बार उछालते हैं, 400 बार उछालते हैं। 2 बार चित आता है 90 बार, 1 बार चित आता है 210 बार और कोई भी चित नहीं आता है 100 बार आता है, ठीक है ना। परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई, परसेंटेज में होता क्या है, हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि तुलना, जिसकी तुलना करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जो हमारी तुलनात्मक संख्या होती है, जो हमारी तुलनात्मक संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं। ये तुलना बटे तुलनात्मक संख्या ये भिन्न बन गई और भिन्न को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ से आप रख के सारे आंसर आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाऊं तो मैं देखता हूँ 2 बार चित कितने % बार आया। 2 बार चित आने का प्रतिशत देखते हैं हम लोग, तो 2 बार चित आने का प्रतिशत है ना, 2 बार चित आने का प्रतिशत। अब देखो चित आया, कितनी बार चित आया, 2 बार, 90 बार। तो 90 की तुलना कर रहे हैं ना हम, 90 की तुलना कर रहे हैं। और कहाँ से आया, तो टोटल भाई कितनी बार सिक्का उछाला गया है, 400 बार। टोटल कितनी बार सिक्का उछाला गया, 400 बार। भाई तुलना हम 90 की कर रहे हैं ना, और तुलनात्मक संख्या कौन सी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो उसको अपने को नीचे रखना है, तो 400 नीचे हो गया। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे 100, तो गुणे हो जाएगा 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आएगा। भाई 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कट गए। 90 बटे 4, 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी हो गया 8, 1 बचा ना 10 हो गया, 4 दूनी हो गया 8, 4 पंचे 20, 22.5% बार क्या आया है, वो आपका 2 बार चित आया है। 22.5% बार 2 बार चित आया है। अब दूसरा 1 बार चित देखते हैं कितने % आया है। 1 बार चित आने का प्रतिशत, 1 बार चित कितनी बार आया भाई, 210 बार आया। तो 210 की तुलना करेंगे तो इसको ऊपर, और कितने से आया, तो 400। टोटल जो हमारे कॉइन्स उछाले गए हैं वो 400 बार है, तो 400 हमने नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को हमने काट दिया। 210 बटे 4, 4 से काटेंगे, 4 पंचे हो गया 20, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना बच गया, 4 पंचे 20, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाएं 0, 4 पंचे 20, 52.5%। ये कितना आ गया मेरे दोस्त, 52.5% आ गया। क्लियर। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था, कोई भी चित नहीं आया। तो कोई भी चित नहीं आया कितनी बार भाई, कोई भी चित नहीं आया, कितनी बार नहीं आया कोई भी चित, बताओ जरा कितनी बार नहीं आया। कितने की तुलना करेंगे, 100 की तुलना। तो 100 की तुलना और कितने में से नहीं आया, 400 में से। तो 400 हमारा ये हो गया। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया। 400, 100 बटे 400 का मतलब 25%।
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। क्लियर, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। यानी 2 बातचीत आने का प्रतिशत 22.5% है, 1 बातचीत आने का प्रतिशत 52% है, कोई भी चित नहीं आया है वो 25% बार आया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई किसी भी साथी को। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 100% आएगा भाई। 50, 20, 70, 4, 74, 1, 75, इन दोनों से 75, 25, 100%, क्योंकि सिक्का अपने आप में 100% बार उछाला गया होगा। इसको नोट करो दोस्तों, फिर आगे प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर सी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में जो है वो प्रतिशत, ये प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लग जाएंगी। कुछ भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, है ना। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई कह रहा है यदि tan a बराबर 2, यदि tan a बराबर 2, तो आपसे पूछे है, तो पूछे sec a इंटू साइन ए, sec a इंटू साइन ए प्लस में tan स्क्वायर a और क्या है माइनस के cosec a, माइनस के cosec a का मान क्या होगा। इस प्रश्न को लगाओ दोस्त, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ क्या आएगा उत्तर। इस प्रश्न को लगाओ, क्या बताओ क्या आएगा उत्तर। यदि tan a बराबर 2, तो sec a इंटू लगा है, ये माइनस नहीं है ना, इंटू है, पॉइंट है, sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस के cosec a की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना भाई। देखो हमने बताया था अगर हमको एक चीज़ का रेशियो दिया गया है तो हम उससे सारे रेशियो निकाल सकते हैं अपने पैथागोरस प्रमेय से। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ इस प्रश्न में, तो ये जो हमें tan a दिया गया है, tan a, ये किसकी वैल्यू दी गई, 2 बट्टे दिया गया ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम बट्टे 1 अपने आप से मान सकते हैं। तो होता क्या एक्चुअल में tan a बराबर होता क्या, तो आप किससे चेक करोगे, लाल बटे कक्का से चेक करोगे ना। लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे आधार, क्योंकि tan यही आता है, तो लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा 2 है, आधार हमारा 1 है। लंब हमारा 2 है, आधार हमारा 1 है। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर निकालोगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में √5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा, √5। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हो तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ना, मैंने माना हमारा एंगल ये A है और ये B है, ये C है। अगर एंगल ये मानूंगा तो लंब हमारा ये हो जाएगा 2 और आधार हमारा 1 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर क्या आएगा, आप कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 प्लस में 1, तो 4 1 कितना हो गया 5, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में, यानी कर्ण कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, हम इसको लिख सकते हैं √5। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले आपका sec a, मैं एक बार क्वेश्चन को लिखे ले रहा हूं, sec a इंटू का साइन a इंटू का साइन a प्लस में आपका है दोस्तों tan स्क्वायर a माइनस के आपका cosec a, माइनस के cosec a। अब फटाफट तरीके से आप बताओ sec a क्या होगा। sec cos का अपोजिट होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ण बटे आधार गुणे, पॉइंट का चिन्ह गुणे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, प्लस हमने कर दिया तो प्लस हो गया। अब आप देखो tan स्क्वायर a, tan थीटा बराबर आपको कितना दिया है 2/1 भाई, tan थीटा बराबर 2/1 दिया गया ना, तो tan स्क्वायर a कर दिया, आपको 2 का स्क्वायर कर देना है। आप कह दो कि 2/1 का स्क्वायर है, आप सीधे 2/1 2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। माइनस कौशिक होता है साइन का अपोजिट, लंब बटे कर्ण, या आप यहाँ पर दोस्तों पहले इसके लिख लीजिए अनुपात क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो आप यहाँ पर लंब बटे आधार लिख लीजिए, माइनस के कौशिक होता है साइन का अपोजिट कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब इसका स्क्वायर था tan का, तो tan का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू रखिए फटाफट तरीके से। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है √5, कर्ण देखो कितना है √5, आधार कितना है 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √5/1।
मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा लंब, लंब कितना मेरे दोस्त, लंब है 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे का क्या हो जाएगा रूट के 5, कर्ण है रूट के 5 प्लस में लंब बटे आधार, लंब कितना है 2, आधार है 1, तो 2 बटे 1 का होल स्क्वायर, 2 बटे 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कर्ण कितना है रूट के 5 है बटे लंब कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2 बच गया, बटे 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 प्लस में अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया भाई, क्लियर बात ना, 2 दूनी 4 हो गया। अब माइनस है तो माइनस रूट 5 बटे के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट 5 बटे के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 2 6 हो गया, 4 2 6 माइनस के रूट 5 बटे के 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 छंग 12, 12 माइनस रूट 5 बटे के 2, 12 माइनस में रूट 5 बटे के 2, यही आपके प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा भाई, नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, इसको आप नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 3। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। बस आप ये चीज़ दिमाग में सेट रखिए, और मैंने आपको बता रखा अगर एक रेशियो पता है तो सारे रेशियो आप पता कर सकते हो। पहले तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीसरी साइड निकालोगे, और जब तीनों साइड पता चल जाएंगे तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक से कॉट कुछ भी हो, सारे के मान लिखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना, जल्दी से नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, है ना दोस्तों। जल्दी से नोट करो, फिर पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 की ओर। देखिए अब टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है, तो आप अपना जो टाइम अलग कार्यों में लगा रहे हैं वो थोड़ा सा कम कर दीजिए और पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है ना, क्योंकि बस लास्ट सेमेस्टर है आपका, अच्छे से निकल जाए, बस आपका सारा जो ध्यान होगा वो टेट और सी टेट पर होने वाला है, क्लियर ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 0.008 का पूर्ण घनमूल बताओ, पूर्ण घन सॉरी ये पूर्ण, या मैं यहाँ पर पूर्ण ना लिखूँ, का घनमूल बताओ, का घनमूल बताना है आपको, घनमूल आपको बताना है, इस प्रश्न को लगाओ। 0.008 का घनमूल आपको बताना है, यानी क्यूब रूट आपको बताना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट पूछ लेगा क्यूब रूट दशमलव या 0.008 का मान बताओ। अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ रहा है ना तो आप दिक्कत मत लेना, इसका मतलब यही ही होता है, क्योंकि घनमूल का चिन्ह ही आपका कैसे निकलता है, ऐसे लगता है ना, इसके अंदर कोई भी नंबर दिया रहता है, ऐसे आपका घनमूल का चिन्ह ही लगता है। तो आप इसको कैसे लगा सकते हो, आइए फिर दोस्तों इसको लगाते हैं ना साथ में। देखो हम क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं, इस संख्या को पहले लिख लेंगे, 0.008 हो गया। अब इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, मैंने बताया कि प्रत्येक संख्या के नीचे आप बटे 1 मान सकते हो, उसमें आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, आप प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान लोगे। अब देखो रूल कहता है कि दशमलव हटाओगे, अगर दशमलव जब भी कभी हटाओगे, अगर नीचे से दशमलव हटा रहे हो तो नीचे जितने अंक हैं उतने जीरो आप ऊपर लगा दोगे, अगर ऊपर से आप दशमलव हटा रहे हो तो ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो आप नीचे लगा दोगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, 1 2 3, तो हमने 3 जीरो यहाँ पर लगा लिया, और इस क्यूब रूट था तो क्यूब रूट हमने यहाँ पर लिख दिया, क्यूब रूट, क्लियर बात ना। अब आप देखो यहाँ पर भाई किसी भी संख्या के आगे जीरो लगा दोगे तो उसका मतलब तो चेंज होगा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 5, अगर 5 के पहले मैं जीरो लगाऊंगा तो इसका मान क्या परिवर्तित हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर मैं इसी 5 में इसके पीछे जीरो लगा दूंगा तो संख्या जितने जीरो बढ़ाऊंगा संख्या प्रत्येक बार 10 गुनी बढ़ती जाएगी। जैसे 5 था जीरो लगाया तो 10 गुना 50 हो गया, 5 था जीरो लगाया तो 10 गुना 500 हो गया। ऐसे बाद में जीरो लगाने से मान बदलता है, लेकिन पहले जीरो लगाने से मान कुछ नहीं बदलता है। तो ये 0.008 लिखा है, इसको हम 8 भी तो कह सकते हैं,
हैं, बोलो भाई, कह सकते ना, कहोगे हाँ सर, यानी ये 8 बटे में नीचे क्या आ गया, 1000 आ गया, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हो गया 8 बटे 1000। अब आप कहोगे सर 8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 8 को मेरे दोस्त आप कह सकते हो आप 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 को कह सकते हो 10 गुणे 10 गुणे 10, यही ना। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब देखो 3 3 के त्रिक बन रहे हैं और आपको त्रिक ही चाहिए, तो त्रिक बनने 1 को बाहर निकाल लीजिए, 2 बटे 10, उत्तर क्या आएगा, भाग करोगे तो 0.2 या 0.2 कह लीजिए, 0.2 आपके प्रश्न का जवाब होगा, 0.2 आपके प्रश्न का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पाए होंगे, है ना। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा प्रश्न होगा। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, है ना। जैसे देखो मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन एक दे रहा हूँ एग्जांपल, आप डायरेक्ट सोचने की कोशिश करो। जैसे मैंने दे दिया क्यूब रूट 0.0027, मैंने ऐसे दे दिया, आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो। आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो, आप देखो भाई 27 का हम क्या निकालेंगे, 3 निकल जाएगा, है ना। अगर आप देखो इसके नीचे बटे 1 मानोगे तो बटे 1 मैंने माना, बटे 1 माना, तो दशमलव हटाएंगे, अब हमें 4 जीरो लगाना पड़ेगा, अब हमें 4 जीरो लगाना पड़ेगा ना, ये 3 का हो जाएगा, 3 बटे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, यानी कि 10 4 बार आएगा। तो यहाँ से ऐसे नहीं निकल सकता, आप हमेशा देखना 3 अंक होंगे, अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो उसका एक परफेक्ट घनमूल निकल सकता है, अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो परफेक्ट घनमूल निकल सकता। यहाँ पर 4 अंक नहीं है, 4 अंक है तो नहीं निकल पाएगा। अब आप देखो अगर 3 अंक है तो सीधे जो नंबर दिया गया उसका घनमूल निकालिए, 1 अंक पहले 0 लगाइए, काम खत्म। 8 का घनमूल 2, 1 अंक पहले 0.2 आपका राइट आंसर। तो यहाँ से ये चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट आप करना सीख सकते हो। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको ज़रा समझते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, है ना। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर क्या है, 4 नंबर है। इसमें आपको सिद्ध करना है मेरे दोस्तों, इसमें आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि cos 60 अंश बराबर के है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर है आपके 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस के 1। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको मेरे दोस्त सिद्ध करना है। आप कोशिश करो इसको लगाने की, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको केवल मान दोस्तों यहाँ पर याद रखने हैं, बस आपको मान याद रखने हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, रूट कॉस 30 अंश क्या हो जाएगा, जो साइन 60 अंश का होगा वो कॉस 30 अंश का बन जाएगा, √3/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो कॉस 60 अंश की, ये हमारा LHS है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया हमें, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है ना। या आप यहाँ पर देखो cos 60 अंश दिया गया है क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं भाई, cos 60 अंश दिया गया ना, चलिए cos 60 अंश दिया गया। अब अगर आपको cos 60 अंश की वैल्यू नहीं पता है, सपोज दैट आपने मान लिया आपको वैल्यू नहीं पता है, तो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो भाई। एक सबसे पहले 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद होता है √3/2, और उसके बाद क्या हो जाता है मेरे दोस्त, उसके बाद आपका क्या हो जाता है √3/2 ना, उसके बाद आपका हो जाता है 1, और ये 1 आगे आ जाता है, 1 आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाता है √3/2 आ जाता है, फिर आपका 1/√2 आ जाता है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है 1/2 हो जाता है, फिर आपका कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो आप देखो कि यहाँ पर होता है आपका कितना 0 अंश 30 अंश 45 60 90, 0 30 45 60, साइन cos 60 अंश का मान कितना होता 1/2 होता, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/2। अब हमें पूरा ये जो देखो इसका मान आ गया 1/2, अब हमें इसका भी मान 1/2 लाना है, इसका भी मान 1/2 लाना है, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे।
तो हम लिखते हैं RHS से। RHS से मतलब राइट हैंड साइड से। इसके राइट हैंड साइड है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 30 अंश। अब आप फटाफट बताओ 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यानी 1 माइनस 1/2 बच गया। अब 1 माइनस के 1/2 बच गया तो डायरेक्टली आप बता सकते हो 1/2 आएगा, क्योंकि भैया 2 1 कम 2 और 2 से 1 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, यानी LHS RHS के बराबर है। पहला काम तो सिद्ध हो चुका है। अब इसके RHS क्या है? देखो भाई ये RHS, अब इसके RHS क्या हो जाएगा, इसको भी आपको सिद्ध करना है। RHS से यानी पुनः राइट हैंड साइड से, तो ये हमारा है 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस के 1। अब मेरे दोस्त 2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर है ना मेरे दोस्त, √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 1। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3/2 माइनस के 1, यानी 3/2 माइनस के 1। 2 1 कम 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2/2 यानी 1/2। तो इससे हमारा क्या हो चुका? प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रूव वाला एक क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ सकता है, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है प्रूव वाला। आप ऐसे ही प्रूव करोगे वहाँ पर चीज़ों को तो आपको वो आएगा, उम्मीद है। तो इसी चैप्टर से आ सकता है प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन, सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ सकता है। आप पूरी अभ्यास अच्छे से लगा के जाना, ठीक है ना। आगे पहुँचे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर अधिक है। ओके सर, अधिक हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आयत का परिमाप कितना दिया गया है? आयत का परिमाप कितना हो भाई? 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। 40 सेंटीमीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। और क्वेश्चन में आगे एक पॉइंट दे दिया गया है, नोट ब्रैकेट में दिया गया है, नोट उसको पढ़ के ही क्वेश्चन को लगाना। युगपत समीकरण से हल करो। आपको एक ही चर में नहीं लाना है, बात को मेरी समझना। युगपत समीकरण में क्या होता है? 3 विधियां होती हैं, जो 2 आपको पढ़ना है, सारणी विधि पढ़ना नहीं है। विलोपन प्रतिस्थापन पढ़े हो ना, तो उसी चीज़ का प्रयोग करना है, युगपत समीकरण का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। एक चर में आप इस क्वेश्चन को नहीं लगाओगे मेरे दोस्त, आप 2 चर में लगाओगे। अदरवाइज अगर आप इसको 1 चर में लगा रहे हो ना तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, चाहे आप पूरा सही लगा के ही क्यों ना आओ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि युगपत समीकरण से हल करो। इसको आपको युगपत समीकरण से ही हल करना है। तो आप बताओ लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी? जल्दी से आपको बताना, लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी, जल्दी से आप बताने की कोशिश करिए। लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, आपको बताने की कोशिश करना है ना। अब देखो हमें पता है कि युगपत समीकरण में क्या होता है, 2 चर होते हैं। तो हम मान सकते हैं भाई कि माना लंबाई क्या हो गई, x हो गई, हमने मान लिया, और चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया मेरे दोस्त, y मान लिया, है ना। अब जरा मेरी एक बात समझो, अगर मैं प्रथम शर्त से चलता हूँ, प्रथम शर्तानुसार अगर मैं चलूं कि पहली शर्त क्वेश्चन की क्या कह रही है, तो मैंने कहा कि आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप हमसे 5 वर्ष बड़े हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि आप हमसे 5 वर्ष बड़े हैं, तो कहने का एक यह भी तो मकसद हो सकता है कि हमारी उम्र और आपकी उम्र में 5 वर्ष का गैप है।
बोलो भाई, मैं आपसे कहूँ कि हमारे और आपके वेतन में 500 रुपये का अंतर है या 500 रुपये अधिक है। मैं आपसे कहूँ कि हमारा वेतन आपके वेतन से 500 रुपये अधिक है, तो आप यही कहोगे ना कि एक बात ऐसे भी तो बन सकती है कि हमारा वेतन और आपके वेतन में 500 रुपये का गैप है। वही काम दोस्तों, यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ में अंतर होगा कितने का, 5 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ से अगर प्रथम शर्तानुसार चल दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस के y बराबर के 5 नहीं कह सकता हूँ। भाई बोलो, मैंने यही चीज़ तो आपको अभी बताया, x माइनस के y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हमारा बनकर तैयार हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रही है, द्वितीय शर्तानुसार हम चलेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा आप पकड़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का परिमाप, भाई आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो आयत का परिमाप अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, पहले तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता। और परिमाप दिया कितना दिया, 40, तो ये 40 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लंबाई चौड़ाई रख दूँ कितना, x और y, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस में y बराबर में 40 हो जाएगा। अब इस 2 से काट सकते हैं, 2 से 20 बार में काट देंगे तो मेरे को पता है कि x प्लस वाई बराबर के 20 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इस चीज़ को आप चाहे तो प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप विलोपन से सॉल्व कर लीजिए। अब ये युगपत समीकरण कह रहा है, लेकिन कोई विधि नहीं मेंशन की गई किस विधि से सॉल्व कीजिए। युगपत समीकरण का मतलब 2 चर में आपको क्वेश्चन को लगाना है बस। तो अब दोनों समीकरण बन गए, देखो y के गुणांक बराबर, चिन्ह भी विपरीत है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो बस। समीकरण 1 और 2 को क्या कर लीजिए, जोड़ने पर, भाई जोड़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस के y बराबर के 5, समीकरण 2 है x प्लस के y बराबर में 20, कोई परेशानी नहीं ना। अब जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ देखो y से y खत्म हो गया भाई, क्योंकि गुणांक बराबर है और चिन्ह भी क्या है, विपरीत है। x हो गया मेरा 2x बराबर के 20, 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 25 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 2 गुणे में उधर भाई बटे में पहुँच जाएगा, 2 से काटेंगे 12.5 बार, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। और x आया क्या मेरा, x आया है मेरा लंबाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब भाई अगर लंबाई आ गई है तो चौड़ाई आप आसानी से बता सकते हो, आप किसी भी समीकरण में मान रख लीजिए 12.5 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ x बराबर 12.5, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 था हमारे पास x माइनस के y बराबर के 5, x बराबर रखेंगे 12.5 माइनस के y बराबर के 5, ये प्लस से उधर माइनस में, तो माइनस के y बराबर के 5 माइनस के 12.5, 12 से 5 जाएगा तो बच जाएगा 7, ये 0.5 माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो आपकी चौड़ाई आ गई 7.5 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका युगपत समीकरण से लग गया है ना। चाहते तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते थे। आप समीकरण 1 से चलते तो x बराबर 5 प्लस में y आता, इसकी वैल्यू आप तीसरा जो समीकरण निकलता उसकी वैल्यू आप समीकरण 2 में रखते, यहाँ से एक चर की वैल्यू निकलती, जो वैल्यू निकलती समीकरण 3 में रख देते, मान आपका आ जाता। नोट करो, फिर आगे देखते हैं ना, जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। आगे भी देखते हैं प्रश्न संख्या 6, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई, प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसको आप एक चर में लगाते तो ये बहुत इजी बैठता। एक को आप x मान लेते और 5 सेंटीमीटर अधिक थी तो दूसरी को x प्लस में 5 मान लेते, और फिर वहाँ से परिमाप में रख के सीधे आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते थे डायरेक्ट ही, है ना। लेकिन क्वेश्चन जो है वो भी इतना इजी भी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या कह रहा, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से
दहाई अंक से एक अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से एक अधिक है। ओके सर, ये पहले लाइन हो गई, इकाई अंक दहाई अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, 5 गुने से 3 अधिक हो, कितना अधिक हो भैया, 3 अधिक हो तो संख्या बताना है, इस संख्या को बताना है, इसको लगाओ। देखिए यह भी प्रश्न आप लगा सकते हो एक चर में भी और 2 चर में भी, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपके सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन बन पा रहे हैं ना, तो आप हमेशा उसको 2 चर में लगाना मेरे दोस्तों, क्योंकि युगपत समीकरण पूरा विस्तार से आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, और युगपत समीकरण यही कहता है कि आप 2 चर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखे थे 2x प्लस में y बराबर 8, x प्लस में 3y बराबर 9, यानी ऐसे कुछ समीकरण होते थे जिसमें 2 वेरिएबल होते थे, 2 चर होते थे, तो 2 ही चर में आपको सॉल्व करना है जहाँ तक बन सके। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसी विधि से लगा देना, हो सकता है आधे नंबर तो मिल ही जाए, है ना। इस क्वेश्चन को लगाओ, सिंपल सा प्रश्न है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट में पढ़े हो, सेकंड में पढ़े हो, थर्ड में पढ़े हो, फोर्थ में, चारों सेमेस्टर में ऐसी चीज़ें पढ़े हुए हो, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से एक अधिक है, इकाई अंक दहाई अंक से एक अधिक है। भाई इकाई दहाई अंक तो पता नहीं है, तो माना इकाई अंक क्या है, माना इकाई अंक मेरा है भैया x, और दहाई अंक मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। इतने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, मैंने माना ही है। अब देखो प्रथम शर्तानुसार अगर मैं चलूँगा, प्रथम शर्त क्वेश्चन की क्या कह रही है कि इकाई अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। अच्छा, इकाई अंक x दहाई के अंक से एक अधिक कर दिया तो एक अधिक कर दिया, नो डाउट। x बराबर y प्लस के 1, अगर इसको आप इक्वेशन बनाओगे तो x माइनस के y बराबर के 1, समीकरण नंबर 1। बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं ना भाई, समीकरण 1 हमारा बन गया ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप समीकरण ना बनाओ, भाई समीकरण ना बनाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समीकरण बनाओगे तो थोड़ा सा लेंथी ही पड़ जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर समीकरण नहीं बनाते हो, चलिए सपोज कर लिया मैं समीकरण नहीं बनाऊंगा, मैंने इसको ही समीकरण 1 मान लिया, मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगा सकता हूँ, मैंने इसको ही समीकरण नंबर 1 मान लिया, क्योंकि एक चर का मान तो निकला हुआ है ना। अब देखो क्वेश्चन आगे कह रही है यदि संख्या, अच्छा संख्या तो मैंने लिखा ही नहीं भाई, संख्या बताओ जरा क्या होगी। संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस में x, यही ना हो जाएगी, आप कहोगे हाँ सर यही हो जाएगी। तो यदि संख्या, अगर मैं द्वितीय शर्त लगाता हूँ, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त कह रही है यदि संख्या कौन सी है सर, 10y प्लस में x, संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। लो भैया अधिक हो गया। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बराबर हो जाएंगे ना, कहोगे हाँ सर। अब इसमें हमें x का मान रख देना है, मैं कह सकता हूँ कि x बराबर y प्लस के 1 रखने पर, अब इसमें मैं x बराबर y प्लस के 1 रखूँगा, बाकी का नज़ारा इधर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर जहाँ x है y प्लस के 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस, x के स्थान पर y प्लस के 1 हो जाएगा, y प्लस के 1 बराबर के, x के स्थान पर y प्लस के 1 रखेंगे तो y प्लस के 1 प्लस के y और 5 प्लस के 3 हो जाएगा। क्लियर ना। तो y 2y, इधर देखो भाई 2y प्लस के 1 एक ब्रैकेट में, और ये बच के आपका 5 प्लस में 3 बच गया, है ना। और इधर 10y और 1y मिलकर भाई 11y प्लस में 1 हो गया। अब इसका गुणा कराओगे 2y से और 1 से तो ये हो जाएगा आपका 11y प्लस के 1 बराबर के 5 दूनी 10y प्लस में 5 प्लस में 3, 10y को इधर ले आइए माइनस में, 11y माइनस के 10y प्लस को उधर ले जाओ माइनस में, तो 5 3 8 माइनस के 1, यानी y बराबर के 7 आ गया। अगर भैया y बराबर के 7 आ गया तो समीकरण 1 में रख कर आप डायरेक्ट x का मान प्राप्त कर सकते हो, आप डायरेक्ट x का मान प्राप्त करोगे। समीकरण x क्या है हमारे पास, ये है ना, इसमें y बराबर 7 रख दीजिए, x बराबर 8 आ जाएगा।
तो मैं कह सकता हूँ x बराबर y प्लस के 1, इसमें हम y बराबर कितना रखेंगे 7, 7 प्लस के 1 यानी x बराबर के 8 आया। अगर x और y का मान पता है तो संख्या तो आप आसानी से बता सकते हो। संख्या आपने यही तो माना था, तो 10 गुणे y की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस में 8, तो 10 सत्ते 76, 8 78 आपके प्रश्न का जवाब है। 78 आपके प्रश्न का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 78 आपके प्रश्न का सही जवाब है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या जो होगा वो हो जाएगा भाई आपका 7 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए जल्दी से भाई, इसे नोट कीजिए आप। चलिए फिर आगे पहुंचते हैं ना। आगे देखते हैं कौन सा हो गया 7 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में 2 क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, निम्न के गुणनखंड करो, है ना। 7 में 2 क्वेश्चन है, निम्न के गुणनखंड करो। इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, ये पहला है। और इसी का सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और भाई है प्लस के 12। इनके गुणनखंड करिए मेरे दोस्त, इनके गुणनखंड करिए। देखिए ये आपके क्या हैं भाई, देखो इसमें LHS RHS नहीं है तो जाहिर सी बात है ये समीकरण तो होंगे नहीं, तो ये हमारे क्या बने द्विघात बहुपद बने। और द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस प्रकार का अगर कहीं व्यंजक दिख जाता है तो द्विघात बहुपद होता है। अब यहाँ पर अगर मैं a बराबर पूछूं तो कहोगे सर 1 है, b बराबर क्वेश्चन में 2 है, c बराबर क्वेश्चन में कितना है माइनस के 15 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए प्लस के। तो कहोगे ये कौन सी सर बड़ी बात है, 5 3 15, प्लस के 2 लाना है तो प्लस के 5 माइनस के 3 कर देंगे। तो अब हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको प्लस के 2x को मैं ये भी तो कह सकता हूँ प्लस के 5x माइनस के 3x, जो मैंने गुणनखंड किए हैं माइनस के 15, 2 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, इधर x मिल रहा तो ये x प्लस में 5, क्योंकि भैया x से x स्क्वायर को भाग करोगे तो x बचेगा, x कैंसिल 5 माइनस के 3। जब भी कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ तो x बचा, -3 से -3 कैंसिल, माइनस का कॉमन लिए तो +3 पंजे 15, x प्लस के 5 x प्लस के 5 दोनों ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3, ये आपका जवाब हो। यही सबका भी आ रहा होगा। ऐसे इसका देखते हैं, इसकी भी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से। तो यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर माइनस के 7 है, c बराबर प्लस के 12 है। 12 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 4 3 12 होता है, 4 3 12। अब माइनस में लाना तो दोनों माइनस में कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 7x को मेरे दोस्त मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12। ये देखो 2 2 के पेयर बना के कॉमन ले लिया, इधर कॉमन x तो ये बच गया x माइनस के 4। फिर से वही काम, अगर माइनस में कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस के 3 चौके 12, x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस के 3। क्या आपका उत्तर सही था, क्या आपका उत्तर सही था? यही आपका सही जवाब होगा। x प्लस के 5 x माइनस के 3 x माइनस के 4 x माइनस के 3, दिस इज योर राइट आंसर। नोट करो भाई, फिर 8 नंबर पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 8 देखते हैं वो क्या कह रही है, उसको भी अपन लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। प्रश्न संख्या 8, चले भाई साफ करें ना। चलिए, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, बस समझना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए, बस 4-5 दिन और बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर दे दीजिए, आराम से रिजल्ट का वेट करिए, है ना, फिर आएगा रिजल्ट आपका।
क्वेश्चन नंबर 8, यह दोस्तों कह रहा है कि 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, है ना मेरे दोस्त, पूर्ण घन बन जाए। लगाओ, लघुत्तम मतलब पता क्या होता है भाई, छोटी होता है ना, मिनिमम। लघुत्तम कहते नहीं हो, लघुत्तम समापवर्त, छोटी से छोटी संख्या। भागफल आपको पूर्ण घन हो जाए, कौन सी संख्या से भाग करोगे। देखो, एक ये क्वेश्चन 8 नंबर, एक इसके बाद 9 नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं। इसमें भाग पूछा गया भाग दे दे, उसमें पूछा गुणा कर दे। चीज़ें ऐसी ही हैं, बस थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेंज है, वही आपको यहाँ पर समझना है। आपको बताना क्या मेरे दोस्त, क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, है ना, संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। और पूर्ण घन का मतलब भाई 3 के सारे त्रिक बनने चाहिए। तो अगर मैं इसके दोस्तों फैक्टर करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ 28 12 और 16 के, अब आपको पता है ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से एक बार 2 चौके 8। अब यहाँ कुछ लोग गलती कर देते हैं भाई, जब ये पूरा 8 कट गया तो अब एक छोटा है ना, तो अगली संख्या लेने के लिए हम पहले 0 लगाएंगे। अब 12 हो गया, 2 छंग 12, और फिर देखो क्या हो जाएगा, 2 8 16। अब देखो, आप कुछ समय के लिए इतना करने के बाद अगर आपको कहीं थोड़ा सा दिक्कत लगे तो आप देखो 14 दूना 28,000 ये हो गया, 28,000 हो, क्या ये 68 दूना 1216 आएगा, नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर 0 लगा के 2 8 16 भी करेंगे। ऐसे समझना आपको, 14 दूना 28 और फिर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 28,216 आ जाएगा ऐसे। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 7 14, 0, 2 3 6 0, 2 चौके 8, 2 से फिर से काटते हैं ना, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 5 10 हो गया, 2 दूनी 4, 35 152, 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16 हो गया, एक बचा 15, 2 7 14, एक बचा कितना हो गया 17, 2 8 16, 2 8 16, इसको काटिए, 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 कितना भाई 9 हो गया ना, 2 9 18, एक बचा 2 7 14, 21 97, ये 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, ये भाई 21 97, 23 से कट सकता, 13 से कटेगा, है ना, ये 13 से कटेगा मेरे दोस्त, 13 से, 13 एक कम कितना हो गया, 13 हो गया, 13 एक कम 13 हो गया। अब कितना बचे, 21 से 13 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा, 89 हो गए ना। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 25 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो गया। अगर 89 में से 78 घटाओगे तो 11 बचेगा ना, और 11 बच जाएगा तो 13 नवैया 117 हो जाएगा। 169 को 13 से काटिए तो 13 एक कम 13, 13 39, फिर 13 को काटिए, 13 एक कम 13। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर आप त्रिक बनाओगे, भाई देखो क्या बताना आपको, पूर्ण घन बताना, त्रिक बनाओगे तो एक त्रिक तो ये बन जाएगी, एक त्रिक ये बन जाएगी, एक त्रिक ये बन जाएगी, लेकिन यार ये 2 क्या होगा, इसका तो कोई खेला नहीं हो रहा है। तो अगर इस संख्या को, अगर ये जो संख्या थी ना 28 12 16, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता भाई, अगर 2 से डिवाइड कर देता तो इतने का इतना बचता, अगर 2 से डिवाइड कर देता तो इतना बचता प्रोसेस, तो इतना तो पूर्ण घन निकल आता ना। तो कहने का मतलब किसका त्रिक नहीं बन रहा, 2 का त्रिक नहीं बन रहा, तो 2 का त्रिक नहीं बन रहा तो कौन सी संख्या हो जाएगी, उत्तर होगा हमारा 2, उत्तर होगा हमारा 2। 2 ऐसी संख्या है कि 28 12 16 में भाग कर देंगे तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा, यही आपका जवाब है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा गुणनफल कहा गया है, तो आप यहाँ से जल्दी से समझिए, नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये चीज़ें समझ गए होंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला देखिए, अगला जहाँ पर दोस्तों ये लिखा है गुणनफल, वहाँ पर भाग हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर प्रश्न क्या है ये दोस्तों, है कौन सा प्रश्न आपका, 9000 में, 9000 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें
किस गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन है ना, वर्ग नहीं, पूर्ण घन बन जाए, गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। 9000 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, लगाने की कोशिश करो। एक ही पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज मैंने किया है इस प्रश्न में, बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, है ना भाई साहब। जल्दी से आप बताओ इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आपको जल्दी से बताना है, पूर्ण घन बताना ना। चलिए, अगर मैं इस 9000 के गुणनखंड करता हूँ, 9000 के मैं गुणनखंड करता हूँ, लास्ट में 0 सम 2 से काटते चले जाएंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, डबल 0, 4500, 2 दुना हो गया 4, 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 2250, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 11 25, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 1 बचा 2 बचा 25, 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगा ना, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 चौके 20, 2 बचा 25, 5 पंजे 25, 5 नवा कितना हो गया 45 हो गया, 3 त्रिक कितना हो गया भाई 9 हो गया, 3 त्रिकम कितना हो गया 3 हो गया। अब आप अगर त्रिक बनाओगे तो एक तो 2 का बन गया, एक तो 5 का बन गया, लेकिन यहाँ पर देखो 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 2 का तो जोड़ा बन रहा, अगर एक और यहाँ होता 3, अगर 3 एक और होता तो ये संख्या पूर्ण घन होती। तो कहने का मतलब अगर मैं 9000 में 3 से गुणा करा दूं तो 27000 बनेगा, 27000 पूर्ण घन हो जाएगी। तो कहने का मतलब वह संख्या कौन सी होगी सर, 3 हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर, नोट करो, आगे देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए ठीक है वीर भाई, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9 था ना, 10 नंबर। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, जब अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, जब अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है, अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। पहली लाइन हो गई। अगली है, यदि उसके अंश में 1 जोड़, ठीक है, उसका मान 1/3 हो जाता है, उसका मान 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, जब उसके हर के 2 गुने में एक, हर का 2 गुने से 1 अधिक हो जाता है, जब उसके हर को 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाता है, 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाता है, हर के 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाता है। आपको भिन्न बताना, एक्चुअल में वो रेशनल नंबर क्या था वो आपको बताना, भिन्न बताओ। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। सेम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, युगपत समीकरण से प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल बस हल्के में मत लेना, अच्छे से लगाओ इस प्रश्न को। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, परंतु उसका मान 1/3 हो जाता है जब उसके हर को 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न बताना है। आइए फिर लगाते हैं ना। देखो भाई साहब, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारी जो भिन्न है, सपोज कर लिया भाई कि भिन्न क्या है हमारी, x/y है ना। अब मैं प्रथम शर्त से चल रहा हूँ। पहली शर्त क्वेश्चन की यह कह रही है, क्या कह रही है कि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। कितने अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश क्या है x है ना, तो x/y, तो मैंने भिन्न लिख लिया, अंश में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है सर, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो 1/2। अब आपको पता है एक पर में इधर एक पर में इधर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस में 2 1 कम 2 बराबर के y 1 कम y। भाई देखो y 1 कम y, अब ये प्लस उधर माइनस में, y इधर ले आए जो माइनस में,
2x माइनस के y बराबर माइनस के 2 समीकरण 1 बन गया, कोई आपत्ति नहीं है ना। अब द्वितीय शर्त अनुसार से चलिए क्या कह रही है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्वेश्चन की ये कह रही है कि भाई भिन्न तो वही है, लेकिन आपको इसमें करना क्या है कि हर को 2 गुना करना है। हर को पहले हर कितना था, y था, इसका 2 गुना और 1 अधिक कर दिया, हर के 2 गुने को 1 अधिक कर दिया, हर के 2 गुने को 1 अधिक कर दिया। क्लियर। तो मान कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, 1/3। ये आपस में बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x उधर हो जाएगा बराबर, इधर तो आपका 2y प्लस के 1 ही रहेगा, 2y प्लस के 1 ही रहेगा। इधर ले आइए 3x माइनस के 2y बराबर के 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बन गया है ना। समीकरण 1 समीकरण 2 2x 3x y। तो अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करा दे रहा हूँ, समीकरण 2 में अगर मैं 2 से गुणा करा दूँ तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और जोड़ भी लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 2 में, समीकरण 1 में है ना, 2 नहीं मेरे दोस्त 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर अगर आप 2 से गुणा कराओगे तो पहले तो आप समीकरण 1 को लिखोगे तो 2 दूनी की तरफ 4x हो जाएगा और 2 माइनस के 2y हो जाएगा बराबर के माइनस के 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस के क्या हो जाएगा 2y बराबर के 1 हो जाएगा, बराबर के 1 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, जोड़ोगे ना, जब जोड़ोगे तो चिन्ह क्या करोगे, बदल जाएंगे। तो जोड़ोगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये तो ख़त्म हो गया भाई, ये ख़त्म हो गया ना। ये क्या बच गया यहाँ पर, x बराबर के माइनस के 5 बच गया, x बराबर के माइनस के 5 बच गया, x बराबर माइनस के 5 बच गया। ठीक है ना भाई, x बराबर क्या बच गया सर, माइनस के 5, 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 2 y का y हो गया। ये प्लस में ले आया, इधर माइनस में चला गया, है ना। चलिए ठीक है ना। x बराबर माइनस के 5, x का मान आप किस में रखोगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो अगर समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, समीकरण 1 x बराबर माइनस के 2x माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 माइनस के y बराबर के माइनस के 2, 5 दूनी 10 माइनस के 10 माइनस के y बराबर माइनस के 2, माइनस इधर जाएगा प्लस में, माइनस के y बराबर माइनस के 2 प्लस के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर प्लस माइनस के कितना बच जाएगा भाई, 8 प्लस के 8 बच जाएगा, है ना। यानी माइनस के y बराबर क्या बच जाएगा, माइनस के 8 बच जाएगा, y बराबर माइनस के 8 बच जाएगा ना भाई साहब। यही तो 2x माइनस के 2y, 2x यानी कि 5 दूनी 10 माइनस के 10 माइनस के y, तो माइनस के 10 इधर जाएगा प्लस में 10 तो 8 बच जाएगा। तो y बराबर माइनस के 8। आपको भिन्न बताना था, भिन्न x बटे y माने थे तो भिन्न आप यहाँ पर लिख सकते हो, x बटे y। x बराबर कितना है, माइनस के 5 y बराबर माइनस के 8 माइनस से 8, माइनस से माइनस कैंसिल, उत्तर आएगा 5/8। आपका उत्तर आ जाएगा 5/8, नोट कर सकते हो इसे। उत्तर आ जाएगा 5/8, इसको नोट कीजिए फिर आगे पहुँचते हैं ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे पहुँचते हैं भाई, आगे पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर सकते हो भाई। देख लेना इसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना। अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश में 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 2x प्लस के 2y। क्लियर है, यहीं से सब पाते हैं, ठीक है ना। हर के 2 गुने में 1 अधिक है, हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस के 1 और ये आपका बन गया 3x। क्या बन गया 3x बराबर के 2y प्लस के 1, 2y माइनस में माइनस। समीकरण 1 में मैंने 2 से गुणा करा दिया। चलिए ठीक है, 4x माइनस के 2y। ठीक है, ये चेक कर लेना आप लोग। वैसे उत्तर हमें लग रहा है इतना ही आएगा 5/8, बाकी चेक कर लेना आप लोग, कोई गलती होगी तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कोई इसमें गलती अगर हुई होगी तो बताना, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई तो कल इसको सही किया जाएगा। अगर नहीं हुई है तो सही है, उत्तर हमारा इतना ही आ सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 12 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय इस समय पुत्र की 4 गुनी है। पुत्र की क्या है? 4 गुनी है। पुत्र की 4 गुनी है। क्लियर? चलो ठीक है। फिर कह रहा 18 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब किसकी? पिताजी की। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। उसकी आयु पुत्र की आयु से क्या होगी सर? दूनी होगी। दूनी होगी। दोनों की आयु बताओ। दोनों की आयु बताना आपको। दोनों की आयु बताओ, उम्र बताओ दोनों की। लगाओ प्रश्न लगाओ भाई, बताओ क्या आएगा उत्तर। इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर? जल्दी से बताना। इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर? आप जल्दी से बताइए भाई, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? देखो क्या कर सकते हैं हम सर, यहाँ पर पिता पुत्र की उम्र मान सकते हैं ना। तो मैंने माना पिता की उम्र क्या मान लिया? पिता की उम्र को मैंने x मान लिया और पुत्र की आयु को मैंने आयु मान लिया ना। पुत्र की आयु को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही मेरे दोस्त? कह रही है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 4 गुनी है। पिता की आयु क्या है? x है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो तभी तो बराबर होंगे। पुत्र की आयु के 4 गुनी है। अगर पुत्र को 4 गुना करोगे तभी x बराबर 4y होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सीधे समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया। अब कह रहा 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष पिता भी बड़े होंगे, 18 वर्ष पुत्र भी बड़े होंगे। सेकंड कंडीशन 18 वर्ष बाद यानी x प्लस में 18 और बराबर y प्लस में 18। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी। लो दूनी कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस में 18 बराबर के 2y और प्लस में 18 दूना 36। 18 प्लस एकदम माइनस में इधर आ जाएगा। x माइनस के 2y बराबर के कितना आ गया? ये प्लस से माइनस में डायरेक्ट 18 बचेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर समीकरण x का मान मैं इसमें रख दूं, समीकरण x का मान इसमें 1 का मान इसमें रख दूं, तो हमें एक चर का मान पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रखने पर, है ना। चाहते तो दोस्तों आप यहाँ पर यह भी कर सकते थे कि 4y इधर ले आते माइनस में, तो x माइनस के 4y बराबर 0, वैसे भी आंसर आता है, ऐसी कोई बात थी कि नहीं आता। अब अगर आप x बराबर कितना रखोगे? 4y, तो भाई इसको पहले लिख लेते हैं। x माइनस के 2y बराबर के 18 है, तो x बराबर लिखेंगे 4y माइनस के 2y बराबर के 18। यहाँ बच गया 2y बराबर के 18, तो y बराबर 2 से काटा 9 बार, y बराबर 9। और y बराबर 9 क्या है? पुत्र आगे कितने वर्ष के हैं? 9 वर्ष के। अब पिता की उम्र बताना है, फटाक से समीकरण 1 में रख दीजिए। अब क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास x बराबर के 4y, तो x बराबर के 4 मल्टीप्लाई का 9, तो x बराबर 9 चौके 36 वर्ष। 36 वर्ष पिता की उम्र है और 9 वर्ष पुत्र की उम्र है, नोट कर सकते हो। 36 वर्ष पिता की उम्र है और 9 वर्ष पुत्र की उम्र है, नोट करो भाई जल्दी से इसके। फिर आगे पहुँचते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। आगे आज का होगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्लियर, ये समझ गए हो भैया, है ना, इतना ही आंसर आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला होगा कौन सा? 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा ये समझिए। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के सभी कोणों के मान आपको बताना। सभी कोणों के मान बताओ। यदि कोण A बराबर कितने अंश दिया गया सर? कोण A बराबर x डिग्री, कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर के क्या दिया गया? 3x डिग्री।
कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर दिया गया है आपको y डिग्री, और एक चीज़ भैया दी गई है इसमें 3y माइनस के 5x, 3y माइनस के 5x बराबर के 30, है ना, हाँ बराबर के 3y माइनस के 5x बराबर के 30 डिग्री, ये आपको बताना, ये इतना दिया गया और आपको मान बताने हैं, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा, मान बताने हैं भाई, इसका जवाब बताओ क्या हो जाएगा। तो सपोज करते हैं हमारा क्या है, ये एक त्रिभुज है ना, इसका नाम है ए बी और सी, इसके एंगल दिए गए, कोण ए है आपका x अंश, कोण बी है आपका 3x अंश, कोण सी है आपका y अंश। तो भैया ये बताओ जरा, मैं तीनों त्रिभुजों का योग करूंगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें किसी को अगर कोई संदेह हो तो बताओ। कई बार मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना, तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी 180 डिग्री, तो कोई आपत्ति तो होगी नहीं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब ऐसे मान रखिए यार, मान रखोगे ए बराबर x डिग्री, बी बराबर 3x डिग्री, सी बराबर कितना है भाई y डिग्री बराबर के 180। 3x 4x देखो सजाती पद हैं, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4x डिग्री, ये हो जाएगा 4x डिग्री प्लस के y डिग्री, ये डिग्री उग्री हटाओ है ना, बराबर के 180 अंश हो जाएगा। देखो भाई समीकरण नंबर 1 आपका बन चुका ना, समीकरण 1 बन चुका, तो बाकी प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड समीकरण तो आपको दिया ही गया है ना, दूसरा समीकरण आपको दिया गया, पहला दूसरा करेक्ट समीकरण से तुलना कर लेना, किसी एक की गुणांक बराबर कर लेना और बताना, ठीक है ना। और इसका जवाब आपको दोस्तों कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखना इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, 13 नंबर का आधा जो है वो सॉल्व हो चुका, आधे का जवाब आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए अगर नहीं हो पाएगा तो आप बताना, कल मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। आज का 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, ऐसे ये चित्र दिया गया है, रेडियस दी गई है और ऊंचाई दी गई है ना। ये कितना दिया गया 3, इसकी लंबाई दी गई 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी गई कितनी 15 सेंटीमीटर। और पूछा है चित्र का वक्र पृष्ठ, और क्या बताना है भाई, वक्र पृष्ठ तो बताना, हाँ चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ, चित्र का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका निम्न चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ, निम्न चित्र का वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, निम्न चित्र का वक्र पृष्ठ आपको बताना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आकृति आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके समझ में आना चाहिए कि क्या बना है, ये बेलन है या शंकु है, क्योंकि बेलन में भी वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, शंकु में भी वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। तो जिनको नहीं पता है ना वो सीधे बेलन वाला फार्मूला लगा के हो सकता है लगा दे यहाँ पर, है ना। तो आपको यहाँ पर देखना ये बेलन है, वक्र पृष्ठ होता क्या है, पाई आर एल होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। क्या एल आपको पता है, क्या यहाँ से एल आपको पता नहीं पता ना, तो हम एल पहले निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है √h² प्लस में r स्क्वायर। h कितना है 15, r कितना है 3, तो एल बराबर क्या आ जाएगा √15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई √15 का स्क्वायर 225 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो गया ना भाई। देखो 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो रूट के अंदर ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई 9 5 14 हो गया, 2 1 3 हो गया और 234 हो गया। ये एल बराबर कितना आ गया 234 आ गया, एल बराबर 234 आ गया। अब देखो एल बराबर 234 आ गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या स्क्वायर रूट से आप क्या कर सकते हो भाई, स्क्वायर रूट का आप ये इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आइए चेक कर लेते हैं, 234 भाई 2 से काट सकते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, उसके बाद ये कितना 170, फिर 13 ना भैया 117, फिर 3 त्रिक का 9 और 3 1 कम 3, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा 3 3 1 3 आ जाएगा और 13 दूना 26, ये रूट में आ जाएगा।
ये 3 और 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3√26। 3√26 क्या आ जाएगी आपकी त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। त्रियक ऊंचाई 3√26 आ जाएगी। त्रियक ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 3√26 आ जाएगी। अगर त्रियक ऊंचाई 3√26 आ गई तो पाई आर में वैल्यू रखोगे, यहाँ रखोगे पाई आर में उत्तर बता देना। रेडियस कितनी है 3 है तो 3 है। एल कितना आया है 3√26 तो 3√26 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 तो हो जाएगा 9√26 पाई आर और किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। 9√26 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 9√26 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने टोटल 14 प्रश्न डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे ये प्रश्न, ठीक है ना। बाकी प्रायिकता का भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ऐसे एक क्वेश्चन में डेली आपको कराता रहूँगा उस चैप्टर का। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।